हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। BPSC 109 का यूनिट नंबर 2 आज स्टार्ट हो रहा है, जिसका टॉपिक है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। ये यूनिट टोटल 3 पार्ट्स में आएगा। आज इसका पार्ट 1 है, जिसमें हम पार्सन्स, पैटर्न्स एंड वेरिएबल्स तक के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है उसका मतलब क्या है। ये एक ऐसी टर्म है जिसका यूज़ किया जाता है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, उनके पॉलिटिकल एटीट्यूड्स और पॉलिटिकल एथिक्स को लेकर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में ये इसे समझा जाता है। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का किसी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम से एक मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम पर। अब जो मॉडर्न सोसाइटी होती है वो सबसे पहले आती है वेस्ट में। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या जो इसकी एडवांटेजेस होती हैं वो होती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल इंडिपेंडेंस, अर्बनाइजेशन, लिटरेसी, सोशल मोबिलिटी एटसेट्रा। अब ये मॉडर्न सोसाइटीज जो होती हैं इनमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ पर आने लगते हैं, सोशल इंडिपेंडेंस होती है, अर्बनाइजेशन होता है, लिटरेसी यहाँ पर बढ़ती जाती है। अब इसी चीज को पॉलिटिक्स में डालकर अगर हम देखा जाए तो ये होती है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, जहां पर एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में ट्रांसफॉर्म होता है। अब पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में 1950s में एक मेजर अप्रोच की तरह एमर्ज होती है अमेरिकन एकेडमिया में। मतलब अमेरिकन एकेडमिक्स में पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच 1950s में आती है और ये बहुत ही वाइड एक्सेप्टेंस भी गेन करती है 1960s तक। इसमें क्या-क्या कंसर्न्स होते हैं? इसमें कंसर्न्स होते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है और सोशल लाइफ है, ये कैसे डाइवर्स स्फीयर्स हैं, इसमें क्या-क्या डिफरेंसेस हैं और इसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन सब से अलग कैसे मॉडर्न आइडियाज की तरफ जाता है, जैसे कि लिबरलाइजेशन, सेक्युलरिज्म, ट्रांसपेरेंसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन सब से हटकर जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज की तरफ जाता है, उसमें ट्रांसफॉर्म होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। The political modernization approach, however, lost esteem in the end of 1960s। पर जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच होती है ये 1960s तक आते आते अपने एक्सेप्टेंस को लॉस कर देती है। अब क्योंकि इसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स था उसमें अलग अलग तरह के चैलेंज इमर्ज हो रहे थे नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड से। पर जैसे ही जो थर्ड वेव आती है डेमोक्रेटाइजेशन की 1980s में, वहां पर जो इकोनॉमीज होती हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होने लगती हैं और उसी की वजह से 1990s में हमें पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का रिवाइवल देखने को मिलता है। आगे आता है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, एवोल्यूशनरी एंड फंक्शनल। अब 1950s में जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी थी वो पॉलिटिकल साइंस में एक रिसर्च एजेंडा की तरह काम आने लगती है, जिससे कि हम सेवरल डिसिप्लिन्स और सोशल साइंसेज को इसमें स्टडी कर सकते हैं। अब ये इसीलिए भी होता है क्योंकि जो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस थे पोस्ट वर्ल्ड वॉर ईयर्स के, वो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में जो रिवाइवल होता है उसको और ज़्यादा राइज कर देते हैं। वहाँ पर जो यूएस होता है वो एक सुपर पावर की तरह एमर्ज होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जबकि जो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं। अमेरिका इन सब का एक लीडर बनता है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, जो कि यूरोप को स्पेशली रिकंस्ट्रक्ट या रीबिल्ड करने के लिए एक मार्शल प्लान लाता है, जिसमें वो यूरोप को डिप्लोमेटिकली और फाइनेंशियली हेल्प करता है ताकि यूरोप फिर से रीबिल्ड हो सके और कहीं ना कहीं अमेरिका उस पर अपना कंट्रोल कर सके। और इसी के सर्कमस्टांसेस के साथ साथ दूसरा वर्ल्ड हो रहा था सोवियत यूनियन के साथ, जहाँ पर जो कम्युनिस्ट पावर थी वो एमर्ज हो रही थी और वो अपना इन्फ्लुएंस ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज और चाइना और कोरिया मतलब एशिया और यूरोपियन कंट्रीज में भी कम्युनिस्ट पार्टी का, यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पावर थी उसका इन्फ्लुएंस आ रहा था। इसीलिए अमेरिका ने यह सोचा कि जो कम्युनिज्म है उसके स्प्रेड को कर्टेल करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ
अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहिए। अब the disintegration of European colonial empires in Asia and Africa had given birth to many new nation states in the post-war period। अब जैसे जैसे डिसइंटीग्रेशन होता है यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर्स का, तो अफ्रीकन और एशियन जो कॉलोनीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट बनने लगती हैं और अपने नए नए नेशन स्टेट्स को वो इस्टेब्लिश करती हैं। उनके पास दो मॉडल्स होते हैं। सबसे पहला होता है सोशलिस्ट मॉडल, दूसरा होता है कैपिटलिस्ट मॉडल, जिससे कि वो अपने इकोनॉमी को कहीं न कहीं प्रमोट कर सकें और अपनी इंडिपेंडेंस को कंसोलिडेट कर सकें। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अमेरिकन पॉलिटिकल एलाइट होता है, वो क्या करता है कि वहाँ अपने वो सोशल साइंटिस्ट भेजता है इन नए-नए अंडर डेवलप्ड या इमर्जिंग नेशन स्टेट्स में, ताकि वहाँ पर जो कैपिटलिस्ट मॉडल है, उसको प्रमोट किया जा सके और इससे कहीं न कहीं जो अमेरिका है उसका इन्फ्लुएंस इन सभी नेशंस पर बना रहे, ताकि जो सोवियत कम्युनिस्ट ब्लॉक है इसमें ये नेशंस ना जा सकें। अब बहुत सारी रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज थी वो दो मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती हैं। पहली होती है एवोल्यूशनरी थ्योरी। एवोल्यूशनरी थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि मॉडर्नाइजेशन जो आती है वो आती है ट्रेडिशनल सोसाइटी से एक मॉडर्न सोसाइटी में। ये जो अप्रोच होती है या जो ये थियरी होती है वो एक आउटकम होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही जो वर्ल्ड था वो धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की तरफ हो रहा था। जहाँ पर पहले ट्रेडिशनल सोर्सेज से डेवलपमेंट होती थी, वहाँ पर अब मॉडर्न आइडियाज से जो डेवलपमेंट हो रही थी। The Industrial Revolution based on the advances in science and technology resulted in rising productivity। और यही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस की बात रहती थी इन सभी कंट्रीज़ में, क्योंकि मानते थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसेस आई हैं, जिससे वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी भी जल्दी जल्दी राइज करेगी और वो डेवलप बन पाएंगे। On the other hand, the French Revolution has created a new political order based on liberty, equality, fraternity and parliamentary democracy। वहीं दूसरे हाथ पर अगर हम देखें तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसने एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर एस्टैब्लिश करने की सोची, जो कि बेस्ड था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे कुछ ऐसे आइडियाज पर। अब जो क्लासिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी थी उसमें ये माना गया कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो एक प्रिमिटिव स्टेज पर होती है और वो एक एडवांस स्टेज पर जाती है जहाँ पर वो डेवलप्ड बनती है। दस द फेट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज प्री डिटरमाइंड। अब इनका मानना था कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, जो ह्यूमंस आगे करेंगे वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड है, मतलब पहले से ही कुछ सोचा हुआ है कि नहीं लोगों ने कि आगे होगा क्या। द एवोल्यूशन फ्रॉम अ सिंपल प्रिमिटिव सोसाइटी टू अ कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी इज कॉन्स्टेंट प्रोसेस दैट विल टेक सेंचुरीज टू कंप्लीट। अब जो ये एवोल्यूशनरी थ्योरी थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थी, इसमें वो लोग क्या मानते थे कि जो एक प्रिमिटिव सोसाइटी है जो कि बहुत ही सिंपल लाइफ जीती है, कोई भी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, उसको अगर मॉडर्न सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म करना है जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसमें सेंचुरीज भी लग सकती हैं कंप्लीट होने के लिए। और it imposed a value judgment on the evolutionary process। The movement toward the final phase is good because it represents progress and humanity and civilization। पर जो इसका फाइनल फेज होता है इस थियरी का, वो रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेस को, जहाँ पर जो नेशंस होते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं, वो डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ पर ह्यूमैनिटी बढ़ती है, सिविलाइज्ड कंट्रीज बनते हैं। Underlying the evolution theory is the assumption that the rate of social change is slow, gradual, and piecemeal, that is evolutionary not revolutionary। नेक्स्ट आता है फंक्शनलिस्ट थ्योरी। अब जो दूसरी थियोरेटिकल हेरिटेज मानी जाती है मॉडर्नाइजेशन के स्कूल में, वो होती है फंक्शनलिस्ट थ्योरी। इसके जो मेन प्रोपोनेंट होते हैं वो होते हैं टैलकेट पार्सन्स, जो कि अपने कंसेप्ट्स में इंक्लूड करते हैं फंक्शनल इंपेरेटिव, होमोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड पैटर्न वेरिएबल्स। अब जो पार्सन्स होते हैं इनिशियली वो एक बायोलॉजिस्ट होते हैं, अपनी अर्ली ट्रेनिंग में वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस होते हैं फंक्शनलिस्ट थ्योरी से। पार्सन के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन सोसाइटी होती है
वो एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जैसे होती है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसको स्टडी किया जाना चाहिए। अब पार्सन के वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनिज्म है, सॉरी, उसका इलस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल बन जाता है, क्योंकि हर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो कैसे कॉरेस्पॉन्ड कर कर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। Just as the part that make a biological organism, such as the eye and hand, are interrelated and interdependent in their interaction with one another. ये मानते हैं कि जैसे एक बॉडी के पार्ट एक दूसरे पर कैसे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वैसे ही जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी होती है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। The institutions in a society such as economy and the government are closely related to one another. ये मानते हैं कि जो इकोनॉमी और गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। अब पार्सन यूज़ करते हैं एक ऐसा कंसेप्ट जो कि डिनोट करता है हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन अमंग द इंस्टीट्यूशंस। अब ये कहते हैं कि जैसे हर पार्ट एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करता है, वैसे ही इंस्टीट्यूशंस स्पेसिफिक फंक्शंस को प्ले करके सोसाइटी में ग्रोथ और स्टेबिलिटी ला सकते हैं। पार्सन्स फंक्शनल इम्पेरेटिव्स का यूज करते हैं, जहां पर ये आर्ग्यू करते हैं कि चार क्रूशियल फंक्शंस हर सोसाइटी में होने चाहिए अगर उन्हें डेवलप होना है तो। सबसे पहला होता है एडेप्शन, दूसरा गोल अटेनमेंट, तीसरा होता है इंटीग्रेशन, फिर है लेटेंसी। सबसे पहला होता है एडेप्शन टू द इन्वायरमेंट परफॉर्म बाय द इकोनॉमी। अब जो गवर्नमेंट है उसका जो एनवायरनमेंट है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो सही से अडेप्टेड हैं उस जैसी इकोनॉमी में काम करने के लिए। सबसे पहले पार्सन्स यही कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को ऐसे सेटअप करना चाहिए जिसमें जो लोग हैं वो आसानी से अडेप्ट कर सकें, ताकि जो डेवलपमेंट है किसी कंट्री की वो इंश्योर हो सके। दूसरा है गोल अटेनमेंट। अब जैसे जैसे गवर्नमेंट वर्क करती है तो वो अपने कुछ गोल्स बनाती है, उन गोल्स को अगर वो फुलफिल नहीं करती, वो गवर्नमेंट किसी काम की नहीं रहती। तो पार्सन से कहते हैं कि गवर्नमेंट जो भी गोल्स को सेट करे उनको फुलफिल ज़रूर करे, ताकि जो गवर्नमेंट है वो लोगों लोग उसे ये ना समझे कि गवर्नमेंट गोल्स तो बनाती है पर कभी उन्हें फुलफिल नहीं कर पाती। इसलिए पार्सन्स का मानना है कि गोल अटेनमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरा है इंटीग्रेशन, लिंकिंग द इंस्टीट्यूशन टुगेदर, परफॉर्म बाय लीगल इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजन। अब पार्सन्स का मानना है कि लीगल इंस्टीट्यूशंस और रिलीजन को इंटीग्रेट कर दिया जाए, ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लीगल इंस्टीट्यूशंस में वर्क कर सके। रिलीजन को अगर हम लीगल इंस्टीट्यूशंस में इंटीग्रेट करते हैं तो लोगों का ये मानना होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक रिलीजन है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक लीगल इंस्टीट्यूशन है, तो उस रिलीजन के लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस इंस्टीट्यूशन में जाकर वर्क करेंगे और कंट्री को डेवलप कर सकेंगे। फोर्थ है लेटेंसी, पैटर्न मेंटेनेंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन परफॉर्म बाय फैमिली एंड एजुकेशन। अब यहाँ पर एजुकेशन का एक फैक्टर देखा जाता है कि जैसे जनरेशन टू जनरेशन जो भी वैल्यूज कोई इंसान दूसरे इंसान को दे रहा है उनमें एक पैटर्न बनाया जाए, जिससे जो लोग हैं वो एक साथ बंधे रहें, कोई भी अलग ना हो। आगे आता है पार्सन्स पैटर्न्स वेरिएबल्स। अब पार्सन्स ने एक कंसेप्ट दिया था पैटर्न्स वेरिएबल्स का, जिसमें वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज को मॉडर्न सोसाइटीज से डिस्टिंग्विश करते हैं। इसमें टोटल 5 सेट्स होते हैं पैटर्न वेरिएबल्स के। सबसे पहला होता है अफेक्टिव वर्सेस अफेक्टिव, मतलब न्यूट्रल रिलेशनशिप। अब जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटीज में क्या होता है कि जो सोशल रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें पर्सनल फेस टू फेस इंटरेक्शन देखने को मिलता है, मतलब जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के पास जाकर सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करते हैं, किसी एक से दूसरे को देते हैं, अपनी प्रेफरेंस रखते हैं, अपने ओपिनियंस रखते हैं। ये सब ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में होता है। वहीं मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली ना जाकर इनडायरेक्ट किसी मीन्स से इंटरपर्सनल होकर वो क्या करते हैं, दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है वो न्यूट्रल होता है।
सेकंड सेट आता है प्लूरलिस्टिक वर्सेस यूनिवर्सलिस्टिक रिलेशनशिप। अब ट्रेडिशनल सोसाइटीज में जो लोग होते हैं वो सेम सोशल सर्कल के लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। मतलब जिस सोशल कल्चर के लोग सबसे ज़्यादा किसी एक कम्युनिटी में रहते हैं तो वो लोग ये चाहेंगे कि वो सारे एक साथ रहें। पर यहाँ पर मॉडर्न सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं होता। मॉडर्न सोसाइटीज़ में लोगों को ये बाउंड किया जाता है ताकि वो अननोन लोगों से भी डे टू डे इंटरैक्ट करें, ताकि जो स्टैंडर्ड्स चाहते हैं वास्ट पॉपुलेशन के एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट हो सके। थर्ड सेट आता है पैटर्न वेरिएबल्स का। सॉरी। वो होता है कलेक्टिव ओरिएंटेशन वर्सेस सेल्फ ओरिएंटेशन। अब ट्रेडिशनल सोसाइटीज में जो लॉयल्टी होती है वो फैमिली के प्रति होती है। मतलब जो लोग होते हैं वो अपने फैमिली के प्रति या अपने कम्युनिटी के लिए ज़्यादा वफादार होते हैं, किसी और के लिए नहीं। वो मानते हैं कि अगर वो किसी और के लिए वफादार रहेंगे तो वो उन्हें धोखा भी दे सकता है। वो मानते हैं कि कम्युनिटी और फैमिली उनके पास हमेशा रहेगी और वो कभी धोखा नहीं दे सकते। तो इसलिए ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में जो लोग होते हैं वो फैमिली के लिए ज़्यादा लॉयल होते हैं। वहीं मॉडर्न सोसाइटीज़ में सेल्फ ओरिएंटेशन में ध्यान दिया जाता है। मतलब सेल्फ डेवलपमेंट को यहाँ पर इनकरेज किया जाता है ताकि जो इंडिविजुअल है वो अपने पर्सनल टैलेंट को डेवलप कर सके और अपना एक करियर बना सके। फोर्थ सेट आता है कि एस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट। अब ट्रेडिशनल सोसाइटीज में जो एक इंडिविजुअल होता है उसको उसकी बर्थ से लेकर इवेल्युएट किया जाता है कि इसकी बर्थ इस पर्टिकुलर ट्राइब में हुई है या किसी कम्युनिटी में हुई है जो कि इन्फीरियर है। तो वो सोसाइटी क्या करती है, उस इंडिविजुअल को अपने से इन्फीरियर मानने लगती है। उसके सोशल स्टेटस पर यहाँ पर इन्फीरियर का जो टैग होता है वो लग जाता है। वही जो मॉडर्न सोसाइटीज होती है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर ये देखा जाता है कि जो एक इंडिविजुअल है उसने क्या-क्या एजुकेशनल अचीवमेंट्स की हैं, उसने क्या-क्या अपनी लाइफ में अचीव किया है, उस बेसिस पर मॉडर्न सोसाइटीज़ में एक इंडिविजुअल को जज किया जाता है। और जो फिफ्थ और फाइनल सेट होता है वो होता है फंक्शनली डिफ्यूज्ड वर्सेस फंक्शनली स्पेसिफिक रिलेशनशिप। अब जैसे कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में जो रोल्स होते हैं वो फंक्शनली डिफ्यूज्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द employer's role is not just to hire employees but also involved in team members। अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई एम्प्लॉयर है जो एम्प्लॉयज को हायर करता है। तो इसमें ये बताया गया है कि एम्प्लॉयर का रोल सिर्फ एम्प्लॉयज को हायर करना नहीं होता। उसका एक काम होता है कि वो उन्हें एक टीम की तरह ट्रेनिंग दे, उनके साथ रहे, उनको हर चीज़ सिखाए। यहाँ पर ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में इसको बताया गया है कि यहाँ पर ऐसा होता है जिसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने वेलफेयर के लिए काम करते हैं और जो उनका गार्डियन जो एम्प्लॉयर होता है वो उनके साथ हर वक्त रहकर उनके साथ मेहनत करता है। तो ये है पार्ट वन यूनिट नंबर 2 का। थैंक यू सो मच।